बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कैलोरीमेट्रिक कैलकुलेशंस टू मेजर डेल्टा एच। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि बाज़ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, हीट इवॉल्व होती है, बाज़ रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, हीट एब्जॉर्ब होती है। भाई हमें पता कैसे चलता है कि इसकी ये हीट इवॉल्व हो रही है, इसकी ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हीट को मैयर करते हैं। कैलोरीमीटर उन्हें कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट को, टू मैयर डेल्टा एच, इंथाल्पी। कैलोरीमीटर एक ग्लास कैलोरीमीटर है, एक बॉम कैलोरीमीटर है। दोनों कैलोरीमीटर कांस्टेंट प्रेशर पर ऑपरेट होते हैं। तो आपने कैलोरीमीटर का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट करना है, इसीलिए जो हीट आप मैयर करते हैं उसे डेल्टा एच कह सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था डेल्टा एच इंथाल्पी कब होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे। एक है ग्लास कैलोरीमीटर, ये किस लिए इस्तेमाल होगा, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को मैयर करने के लिए। एसिड बेस की रिएक्शन आप हमेशा ग्लास कैलोरीमीटर में स्टडी करते हैं। इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन को मैयर करने के लिए, जब भी आप सोल्यूशन बना रहे हैं, एक्सो होगा, एंडो होगा, कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी, आप ग्लास कैलोरीमीटर में मैयर कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आयोनिक रिएक्शंस हैं, मतलब कि आयोनिक कंपाउंड के रिएक्शन, वो भी आप ग्लास कैलोरीमीटर में मैयर कर सकते हैं। बॉम कैलोरीमीटर में आप कंबस्टन के रिएक्शन, इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ फूड, इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्यूल, या कोई भी चीज़ जो जल सकती है उसे आप बॉम कैलोरीमीटर में उसकी कंबस्टन को मैयर करते हैं। या जितने भी ऑक्सीडेशन के रिएक्शन है आप बॉम कैलोरीमीटर में उन्हें मैयर करते हैं, उनकी इंथाल्पी। कैलोरीमीटर के कुछ अजम्पशंस होते हैं जो आपने माइंड में रखने होते हैं। कैलोरीमीटर चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पर ऑपरेट होता है। इसका भी कांस्टेंट प्रेशर, इसका भी कांस्टेंट प्रेशर। ये जो बॉम कैलोरीमीटर है इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, और प्रेशर तो दोनों का ही कांस्टेंट होता है। लेकिन ग्लास कैलोरीमीटर का वॉल्यूम कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। परफेक्ट इंसुलेटर, हम ये सपोज कर लेते हैं कि दोनों कैलोरीमीटर परफेक्ट इंसुलेटर हैं, मतलब इसमें जो हीट है वो बाहर सराउंडिंग में नहीं जाती ज़ाया होके, या बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकती, ये भी हम सपोज कर लेते हैं। नो डाउट थोड़ी बहुत हीट ज़ाया भी हो जाती है, इसलिए इसकी जो कैलकुलेशन के आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं होते। मैस ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मैस ऑफ वाटर, इस चीज़ का मतलब मैं आपको सिखाऊंगा जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। फिलहाल आप इसे नोट कर लें और ये माइंड में रखिएगा, इस बात का मतलब क्या है अभी हम बाद में सीखेंगे। कैलोरीमीटर में तीन किस्म के फार्मूले यूज़ होते हैं, हमारी बुक में भी यूज़ हुए हैं। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। ये तीन फार्मूले कहाँ पे यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, इनमें ये जो S है, C है, ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले S एंड C, पहले दोनों फार्मूलों में, ये हमारा पहला फार्मूला बन गया S, और ये दूसरा फार्मूला C। S और C एक ही चीज़ के दो नाम हैं। S मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, C मीन्स हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये दोनों की सेम वैल्यू होती है और दोनों एक ही चीज़ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर या हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दोनों बिल्कुल सेम है। इनकी वैल्यू होती है 1 कैलोरी या 4.20 जॉल, या बाद बुक में 4.18 जॉल भी यूज़ होता है, लेकिन ये 4.18 जॉल से कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, तो आपने 4.20 जॉल ही यूज़ करना है। या अगर आप इसे अर्च में लें, 10⁻⁷ अर्च, चूँकि ये जो हीट कैपेसिटी होती है या स्पेसिफिक हीट होती है, ये हम अमूमन जॉल में ही यूज़ करेंगे। ये हीट है, डिफरेंट इसके यूनिट हो सकते हैं, कैलोरी हो सकता है, जॉल हो सकता है, अर्च। हमारी बुक में इसे हमेशा जॉल में यूज़ किया गया है, तो आपने ये वाला तो लाजमी याद करना है। अब इसमें आगे डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ ये हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट, ये भाई होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और ये क्यों हम ये यूज़ करते हैं, ये तो हम डिटेल में भी आगे पढ़ते हैं। फिलहाल आप एक और चीज़ समझिए, कन्वर्जन। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जॉल। मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछ ले कि 100 कैलोरीज हैं
इन्हें आप जाउल में कन्वर्ट करें, या 60 कैलोरीज हैं, इन्हें आप जाउल में कन्वर्ट करें, तो क्या करेंगे भाई, ये रिलेशन लगाएंगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू दिस जाउल, 100 कैलोरीज, दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 जाउल, आपका आंसर आ जाएगा। इसी रिलेशन को अगर आप 60 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू दिस, 60 कैलोरीज इज इक्वल टू, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4.2 जाउल। तो जब भी आपने कैलोरीज से जाउल में कन्वर्ट करना है वैल्यू को, तो आपने इस रिलेशन से ही कन्वर्ट करना है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू दिस जाउल। तो जो आपको वैल्यू दी जाए 60 कैलोरीज, आपने क्या करना है 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 कैलोरीज 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह आप जाउल से कैलोरीज भी बना सकते हैं डिवाइड करके 4.2 पे। तो ये एक कन्वर्जन का मेथड है, माइंड में रखिएगा। एक और चीज़ समझिए, फिर हम ये हीट कैपेसिटी की जानिब आते हैं डिटेल में। डेल्टा टी, भाई इस फार्मूले में डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी आप किस यूनिट में लेंगे, तो टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में लिया जाता है, लेकिन भाई ये चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास पहला टेम्परेचर T1 है 25 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर T2 है 30 डिग्री। डेल्टा टी आप निकालते हैं हमेशा T2 माइनस T1, ये आ गया जी 5 डिग्री, ठीक हो गया। अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ केल्विन में। पहला टेम्परेचर 25 डिग्री को जब आप केल्विन में चेंज करेंगे 298 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर 30 को केल्विन में चेंज करेंगे 303 केल्विन। आप यहाँ से डेल्टा टी निकालें, 303 माइनस 298 5 केल्विन। तो आपने देखा डेल्टा टी का आंसर डिग्री सेल्सियस में और डेल्टा टी का आंसर केल्विन में बिल्कुल सेम आया। तो डेल्टा टी सेम रहता है, चाहे डिग्री सेल्सियस में ले लें चाहे केल्विन में। आपने टाइम ज़ाया नहीं करना कि डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो आप उसे केल्विन में चेंज करके डेल्टा टी निकालें, टाइम आपका वेस्ट होगा, अदरवाइज आंसर आपके सेम ही आने हैं। तो अगर वो क्वेश्चन में कहें कि आपका डेल्टा टी है 10 डिग्री, तो आप इसे डेल्टा टी को 10 केल्विन भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक हो गया। ये माइंड में रखिएगा। स्टूडेंट ये देखिएगा कि फ़र्ज़ करें आपका एक पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें पहला टेम्परेचर 15 डिग्री है, दूसरा टेम्परेचर 25 डिग्री है। तो आपने देखा टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर ये 1 था। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या हो रहा है, पहला टेम्परेचर 15 डिग्री है, दूसरा 10 डिग्री, टेम्परेचर में क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है। तो टेम्परेचर में इजाफे से या टेम्परेचर में कमी से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा एंडो। तो मैंने आपको बताया था भाई एक्सो में टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो पहला वाला है ये एक्सो है। मैंने आपको इसकी मिसाल क्या सिखाई थी, आग का जलना। तो जलने के अमल में हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो एक्सो होगा। और मैंने आपको कहा था एंडो में टेम्परेचर कम होता है, मैंने आपको मिसाल दी थी वेपोरेशन कॉज कूलिंग, एंडो है ना वेपोरेशन, तो टेम्परेचर कम हुआ, ये है जी एंडोथर्मिक, और ये इवेपोरेशन, इसकी मिसाल आपके माइंड में होनी चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है स्टूडेंट को भूल जाता है भाई टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, कौन सा होगा नहीं माइंड में आता। तो इसका एक फार्मूला है, आप इसी फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी। बाज़ बुक में Q के साथ ये फार्मूले में माइनस लगा दिया जाता है, हमारी बुक में कहीं माइनस यूज़ नहीं हुआ, बाज़ बुक में लगा दिया जाता है। तो भाई क्यों लगाया जाता है, यही जानने के लिए कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। कैसे देखें, ऊपर वाली एग्जांपल देखें, टेम्परेचर 15 से 25 हुआ, आप डेल्टा टी निकाल लीजिए, कितना आएगा 25 माइनस 15, डेल्टा टी आ गया 10 डिग्री या 10 केल्विन, ठीक हो गया। फिर आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, माइनस एम वैसे ही, सी वैसे ही, डेल्टा टी का आंसर कितना है 10, तो ये आंसर ना क्यू का माइनस में ही आएगा ना, नेगेटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा टी तो पॉजिटिव है ना, लेकिन आपके साइन में नेगेटिव है, लिहाजा ये नेगेटिव साइन आ गया क्यू का। क्यू नेगेटिव कब होता है, जब एक्सो। तो अब इस फार्मूले से नेगेटिव से अंदाज़ा लगा लें कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अब दोबारा इस मिसाल को समझें ताकि मज़ीद क्लियर हो बात। यहाँ दूसरे एक्सपेरिमेंट में डेल्टा टी निकालें, 10 माइनस 15, ये डेल्टा हमेशा T2 से T1 माइनस करना होता है, ये -5 आ गया आपके, केल्विन या डिग्री सेम है। अब क्या फार्मूला लगाएं ज़रा,
माइनस एम सी डेल्टा टी माइनस वैसे ही एम भी वैसे ही सी भी वैसे ही, डेल्टा टी का आंसर तो -5 है आपके, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, आपके पॉजिटिव आपका आंसर आ जाएगा। और क्यू कब पॉजिटिव होता है, इंथैल्पी कब पॉजिटिव होती है, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। ठीक है, तो ये फार्मूले में नेगेटिव साइन से आप ये जान सकते हैं कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। अदरवाइज नेगेटिव साइन फार्मूले में लगाने की जरूरत नहीं होती, लगाना चाहें तो लगा के देख लीजिएगा। स्टूडेंट अब देखिए हीट कैपेसिटी, ये सी बार बार फार्मूले में यूज हो रहा है, यहाँ भी सी यूज हुआ, यहाँ भी सी यूज हुआ, यहाँ एस, मैंने आपको पहले बता दिया एस भी सी ही है। तो ये हीट कैपेसिटी सी या एस, ये इसका फार्मूला Q इजिकल टू एम सी डेल्टा टी, यहाँ से सी का फार्मूला बना सकते हैं, एम और डेल्टा टी को इधर आगे डिवाइड कर दें, सी इजिकल टू क्यू ओवर एम डेल्टा टी। आगे आप इसके यूनिट बना लीजिए, क्यू का यूनिट होता है जॉल हीट का, एम ग्राम और डेल्टा टी केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं क्योंकि डेल्टा टी सेम रहता है दोनों में, जॉल पर ग्राम पर केल्विन या जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका यूनिट हो गया सी का। अब सी का यूनिट तो बना लिया भाई, इसका मतलब क्या है, जॉल हीट पर ग्राम, पर मीन्स 1, 1 ग्राम 1 केल्विन। तो आपने यहाँ पे 1 ग्राम पानी ले लिया, ठीक है, 1 ग्राम आपने वाटर लिया, ठीक है, पर ग्राम से मुराद 1 ग्राम आपने केमिकल ले लेना है पानी। अब आपने इसमें हीट डालनी है, और कितनी हीट डालनी है, आप चाहते हैं कि पानी का जो टेम्परेचर है ना, फर्ज करें 25 डिग्री है, वो 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ जाए, फर्ज करें वो 26 डिग्री हो जाए, या 298 केल्विन से वो 299 केल्विन हो जाए। 1 डिग्री या 1 केल्विन आपने टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 ग्राम पानी लेके पर केल्विन 1 केल्विन उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। जितनी हीट आप प्रोवाइड करेंगे वो हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर टू 1 केल्विन और 1 डिग्री। ठीक हो गया। वो हीट जो आप प्रोवाइड करेंगे 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री या 1 केल्विन, ये हीट कैपेसिटी कहलाती है। पानी पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया 1 ग्राम पानी लेके और उसका टेम्परेचर जो इनिशियल था उसे 1 डिग्री बढ़ा दिया गया, तो पानी के केस में ये आंसर है 4.2 जॉल या 1 कैलोरी। ठीक है, तो ये है पानी की हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, वो हीट जो पानी को देंगे ताकि पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन बढ़ जाए, ये कहलाती है जी हीट कैपेसिटी। इसकी वैल्यू इसीलिए है ये 4.2 ऐसे कैलकुलेट की है। 1 ग्राम पानी लिया, उस पर हीट डाली, टेम्परेचर नोट किया पहले, और जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया वो हीट नोट कर ली कितनी थी। ठीक है, वो इतना इसका आंसर आया था। अब समझें ये हीट कैपेसिटी पानी की 4.2 जॉल है, तो हमें इसका क्या फ़ायदा, भी हीट कैपेसिटी हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी, मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया, ये वाटर है हमारे पास, फ़र्ज़ करें आप एक नहर के किनारे बैठे हैं, दरिया के किनारे बैठे हैं, और ये पत्थर हैं, आप फ़र्ज़ करें एक सड़क के किनारे बैठे हैं। तो भाई पिकनिक मनाने के लिए गर्मियों में कहाँ जाया जाता है, हमेशा पिकनिक मनाने का फ़ैसला हो तो क्या कहेंगे, भाई दरिया के किनारे चलते हैं या किसी झील के या नदी के किनारे जाके बैठ जाते हैं। कभी आपने कहा है पिकनिक मनाने सड़क के किनारे जाके बैठ जाते हैं, भाई नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे, वजह यह है कि पानी के किनारे आपको ठंडक का एहसास होगा और पत्थरों के पास आपको गर्मी का एहसास होगा। वजह क्या है, सूरज हर चीज़ पे अपनी हीट फेंक रहा है और बराबर। सूरज ये नहीं देखता भाई ये पानी है मेरा दोस्त है इस पर कम हीट फेंकूं, ये पत्थर है मेरे दुश्मन है इन पे ज़्यादा हीट फेंक दूँ, ऐसा नहीं होता। सूरज हर चीज़ पे बराबर हीट फेंक रहा है। जब सूरज हर चीज़ पे बराबर हीट फेंक रहा है, पानी पर भी बराबर हीट आई, पत्थरों पर भी बराबर हीट आई। पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है दूसरे केमिकल के मुकाबले में, कोई भी और चीज़ हो। तो मैंने लिख दिया पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, पत्थरों की हीट कैपेसिटी बहुत कम है। हीट कैपेसिटी सी है तो यहाँ सी भी लिख देते हैं। कुदरत ने पानी को बहुत नवाजा है, पानी में ऐसी बहुत सी खूबियाँ हैं जो और किसी केमिकल में नहीं है, उनमें से एक हीट कैपेसिटी भी है। ठीक है, अब हमारी बात का मतलब क्या, जब आप पानी के किनारे जाके बैठेंगे तो आपको ठंडक का एहसास होगा
और पत्थरों के किनारे आपको गर्मी का एहसास होगा। इसकी वजह ये कि जो सूरज से हीट आई पानी ने बहुत ज़्यादा जज़ब कर ली, आप तक नहीं आने दी। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हैं, फ़र्ज़ करें इस अंदाज में आप बैठे हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ, पानी ने बहुत ज़्यादा हीट को जज़ब किया और आप तक हीट को नहीं आने दिया। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप भूल ना जाए। पानी ने बहुत ज़्यादा हीट जज़ब की। अपनी ज़ुबान में लिखेंगे तो याद रहेगा, इसलिए मैंने लिख लिया अपनी ज़ुबान में। पानी ने बहुत ज़्यादा हीट जज़ब की और आप तक भी हीट नहीं आई। पत्थरों ने क्या किया, हीट को जज़ब करने की बजाय रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, हीट जज़ब ही नहीं की। अब यहाँ पे आप बैठे हैं सड़क किनारे, तो क्या होगा भाई, आपको फ़ौरन गर्मी का एहसास होगा। लिख लेते हैं, पत्थर ने बहुत कम हीट जज़ब की। मैंने इसलिए लिखा है कि आप भूल ना जाएं। पानी ने बहुत ज़्यादा हीट जज़ब की, पत्थर ने बहुत कम हीट जज़ब की। अगली बात समझें, पानी ने बहुत ज़्यादा हीट जज़ब की, फिर भी गर्मी आपको महसूस नहीं हुई, मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया। ये बात भी लिख लेते हैं, टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया। नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, पत्थरों ने टेम्परेचर को एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जब भी तो गर्मी महसूस करेंगे ना, टेम्परेचर बढ़ा दिया इन्होंने। तो पानी ने टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया, इन्होंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ठीक है, तो जैसे हर इंसान की कैपेसिटी होती है ना, बाज़ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, कोई उन्हें जितना मर्जी बातें सुना ले वो बर्दाश्त कर लेते हैं, कूल माइंडेड रहते हैं। पानी भी वही है, कूल माइंडेड है। ये पत्थर हैं, ये उस शख्स की तरह है जो बर्दाश्त नहीं करता, आगे से जवाब देता है, रिएक्शन करता है, गुस्सा कर लेता है। तो ये इस अंदाज में हीट को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। अब देखें, जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है मैं आपको फार्मूले से बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखी थी। C इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, Q ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे MB होता है, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ मैथ आपने 1 ग्राम ले लिया दोनों का, तो मैथ तो हमने यहाँ से हटा दिया। देखें, C और Q ऊपर है ना, तो आप इस फार्मूले से लिख नहीं सकते, C डायरेक्ट है Q के, और C और डेल्टा टी एक दूसरे के ऑपोजिट है, नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, तो आप लिख सकते हैं C इनवर्स है डेल्टा टी के। भाई इस बात का क्या मतलब, तो देखें, हीट और C डायरेक्ट हैं, C ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगी। पानी का C ज़्यादा है ना, हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। मैंने क्या लिखा, पानी ने बहुत ज़्यादा हीट जज़ब की। ठीक है, ये हीट जज़ब की क्यों होता है ना, तो C ज़्यादा Q ज़्यादा, यही बात होगी ना, C ज़्यादा Q ज़्यादा। जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो उसका Q ज़्यादा होगा, वो बहुत ज़्यादा हीट जज़ब करेगा। पत्थरों की हीट कैपेसिटी कम थी, पत्थरों ने बहुत कम हीट जज़ब की, तो Q कम नहीं हो गया, ये कम था तो ये भी कम हो गया। अब ये मैंने उर्दू में लिखा था, इस फार्मूले तक पहुंचने के लिए लिखा था। ठीक हो गया। अब अगली बात समझें, C और डेल्टा टी कैसे इन्वर्स हैं। पानी का C ज़्यादा था, हीट ज़्यादा जज़ब करता है, टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया, डेल्टा टी कम हो गया ना, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो C ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा, C ज़्यादा टेम्परेचर कम बढ़ेगा, इन्वर्स हो गया ना। पत्थरों का C कम था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो C कम डेल्टा टी ज़्यादा। आई बात समझ। तो मैंने फार्मूले को साबित करने के लिए आपको एग्जांपल से समझा दिया कि जिसका C ज़्यादा, जिस केमिकल का, वो हीट ज़्यादा जज़ब करेगा, और जिसका C ज़्यादा वो टेम्परेचर को कम बढ़ने देगा। मैं आपको अभी इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन बनाया है आयरन, गोल्ड, एलुमिनियम, कॉपर, और मैंने इसकी हीट कैपेसिटी मेंशन कर दी है 0.44, 0.13, 0.90, 0.39। तो हीट कैपेसिटी किसी केमिकल की आपने याद नहीं करनी, हमेशा गिवन दी जाती है वाटर के अलावा। करना क्या है, इफ़ सेम हीट इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल, अगर तमाम को बराबर हीट प्रोवाइड की जाए, मतलब तमाम को बराबर धूप में रख दिया आपने। हाईएस्ट चेंज इन टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। लोवेस्ट चेंज इन टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर सबसे कम बढ़ेगा। तो भाई इस वीडियो को पॉज करें, जवाब दें। तो हाईएस्ट चेंज इन टेम्परेचर, क्या सोचा आपने, किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने क्या कहा था, डेल्टा टी और C एक दूसरे के इन्वर्स हैं, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा उसका C सबसे कम होना चाहिए। तो आप देख लें C सबसे कम किसका है, ये रहा जी गोल्ड AU,
इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। और अगला क्वेश्चन, लोवेस्ट चेंज इन टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर सबसे कम बढ़ेगा? कम, जिसका सी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो सी सबसे ज़्यादा किसका है जी? एल्यूमिनियम 0.9। आगे बात समझ? तो इस अंदाज में आपने चीज़ों को लेके चलना है। स्टूडेंट देखें, मैंने दो मज़ीद क्वेश्चन बनाए हैं अपने ही इस फार्मूले को डिस्कस करने के लिए। 1 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब 4.2 जॉल हीट। पानी का मैस दे दिया, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्यू की वैल्यू दे दी। बट इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपने डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। तो आपने फार्मूला हमेशा ये यूज़ किया करना है, क्यू इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसकी जगह आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही फार्मूले हैं, लेकिन ये लास्ट वाला भी आपने यूज़ नहीं करना। ये कहाँ पे यूज़ होता है ये मैं आपको बाद में इसे बताऊंगा। देखें, फार्मूला आपने लगाया Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q की वैल्यू कितनी है? 4.2 जाउल। तो Q आपको गिवन दिया है 4.2 जाउल, आप Q की वैल्यू पुट करें। M 1 ग्राम है, मैस ऑफ वाटर भी दिया है 1। C आपने खुद याद करनी है, 4.2 होती है वाटर की हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4.2, इससे 1 आंसर आ जाएगा ना। तो डेल्टा टी आ गया 1, जो भी यूनिट हो उसके मुताबिक 1 केल्विन या 1 डिग्री। ठीक हो गया। तो इतनी हीट 1 ग्राम पानी को प्रोवाइड करने पे इतना टेम्परेचर बढ़ गया। अब दोबारा क्वेश्चन देखें, 1 ग्राम गोल्ड हैविंग हीट कैपेसिटी दिस एब्जॉर्ब 4.2 जॉल हीट, फाइंड डेल्टा टी। अब क्या आपको केमिकल उन्होंने गोल्ड दे दिए, कोई बात नहीं, आपने फार्मूला तो ये लगाना है ना, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्यू की वैल्यू आपको दी है एब्जॉर्ब दिस हीट 4.2, एम की वैल्यू आपको दी है 1, सी की वैल्यू आपको गिवन दी है 0.13। तो डेल्टा टी आप निकालना चाहते हैं, इसे उधर जाके डिवाइड कर दीजिएगा, 4.2 डिवाइड बाय 0.13, आंसर आएगा 32 केल्विन। तो आपने देखा, सेम वाटर था 1 ग्राम, सेम गोल्ड था 1 ग्राम, तो प्रोवाइड 4.2 जॉल इसे हीट की गई, सेम हीट इसे प्रोवाइड की गई, बस हीट कैपेसिटी का फ़र्क था ना। तो जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा थी वाटर की, उसका टेम्परेचर कितना कम बढ़ा, और जिसकी हीट कैपेसिटी कम थी उसने टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ा दिया, 32 केल्विन, ये 1 केल्विन था। तो अब आपको बात समझ आई मेरी, कि जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा टेम्परेचर में इजाफा कम होगा, जिसकी हीट कैपेसिटी कम टेम्परेचर में इजाफा बहुत ज़्यादा होगा। स्टूडेंट अभी तक हम फार्मूले में डिस्कस कर चुके Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q हीट है, ये आपने मेजर करनी होती है। सी के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, ये वाटर की 4.2 जॉल पर केल्विन पर ग्राम है, ये हमने डिस्कस कर लिया। डेल्टा टी मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया, मैंने कहा ये डिग्री सेल्सियस केल्विन में सेम होगा। मैंने कहा आप डेल्टा टी इंक्रीज़ या डिक्रीज से एक्सो या एंडो का अंदाज़ा लगा लेंगे। अब एक चीज़ रह गई एम, और ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे 99% स्टूडेंट न्यूमेरिकल में गलती करते हैं। ठीक है, अब आपने m का कॉन्सेप्ट समझना है, इस फार्मूले में m क्या पुट करना है। तो याद रखिएगा, इस फार्मूले में आपने m पुट करना है मैस ऑफ वाटर। इसे नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको अभी 2 स्लाइड पहले एक यहाँ पे अजम्पशन लिखे थे, मैंने कहा था अजम्पशन नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, अभी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा। आपने यहाँ पे m लेना है मैस ऑफ वाटर। अब सवाल ये पैदा होता है भाई मैस ऑफ वाटर क्यों लेना है, तो इसके लिए मैंने डायग्राम बनाई है। ग्लास कैलोरीमीटर ऐसा होता है, इंसुलेटर, अंदर ये बीकर टाइप एक वेसल होता है जिसमें आपने केमिकल डालना है, इसी में आपने पानी डालना है, नॉन मैस पानी का, इसी में आपने थर्मामीटर लटकाना है। बॉम कैलोरीमीटर एक सिलेंडर होता है, इसी में आपने केमिकल रख के जलाना होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड करके जलाना होता है। इस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरनी होती है, और इस सिलेंडर को आपने पानी में डबो देना है, बाहर ये पानी है, और थर्मामीटर आपने पानी में ही लगाना है। ठीक है, तो थर्मामीटर यहाँ भी पानी में डाला, थर्मामीटर यहाँ भी पानी में डाला। अब देखें होगा क्या, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन ए से बी बन गया। भाई ए से बी बन गया तो फर्ज करें एक्सोथर्मिक सा हीट इवॉल्व हुई, जो हीट इवॉल्व हुई कहाँ गई, पानी में आई। पानी ने हीट को जज़ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाया और थर्मामीटर को रीडिंग बताई कि भाई मेरा टेम्परेचर ये हो गया। पहला पानी का टेम्परेचर था
10 डिग्री। एक्सपेरिमेंट के बाद फ़र्ज़ करें पानी का टेम्परेचर हो गया 20 टी, तो डेल्टा टी किसका है? 10 डिग्री जो इजाफा है ये पानी का टेम्परेचर है, पानी का। यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें केमिकल के जलने से पहले पानी का टेम्परेचर था 15 डिग्री। केमिकल जला, हीट बाहर आई, पानी ने हीट को जज़ब किया, पानी का फाइनल टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री। डेल्टा टी जो इजाफा हुआ है 5 डिग्री, ये किसके टेम्परेचर में इजाफा हुआ है? केमिकल के तो नहीं, ये पानी के टेम्परेचर में इजाफा हुआ है। तो भाई आप यहाँ पे डेल्टा टी किसका ले रहे हैं? पानी का। सी किसका ले रहे हैं? पानी का। तो भाई ये पानी का, ये पानी का, तो एम किसका लेना है? वाटर का लेना है, और किसी केमिकल का नहीं ले लेना। आए प्रैक्टिस करते हैं। देखें, इफ़ 1.5 ग्राम NaOH, ये सल्यूट का मैच दे दिया, इज़ डिज़ोल्व इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर में इसे हल करना है। फाइंड डेल्टा एच इफ़ डेल्टा टी, डेल्टा टी दे दिया है तो आपने डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। ये जो डेल्टा एच होता है ना, क्यू को ही बोलते हैं, तो क्यू इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, आपने ये फार्मूला लगा दिया। क्यू ही डेल्टा एच है, आप इसकी जगह डेल्टा एच भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे ही इंथैल्पी पढ़ते हैं कैलोरीमीटर में। तो अब देखें m क्या है, मैंने आपको अभी सिखाया मैस ऑफ वाटर। यहाँ पे आपने 1.5 ग्राम पुट नहीं कर देना। तो मैस तो ये भी गिवन है, मैस तो ये भी गिवन है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके यहाँ पे पुट कर देते हैं, गलत हो जाएगा। भाई मैस यहाँ पे मैस ऑफ वाटर है, दैट इज़ 100 ग्राम, ठीक हो गया। सी, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन। अगर आप यूनिट भी बनाना चाहें, जॉल पर केल्विन पर ग्राम, ठीक है, ये 100 ग्राम था। और डेल्टा टी उन्होंने खुद ही दे दिया 3.6 डिग्री, तो 3.6 केल्विन सेम ही चीज़ होगी ना। तो ये नहीं कि आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करना शुरू कर दें। मैंने कहा डेल्टा टी डिग्री में केल्विन में सेम ही होगा। अब देखें, ये वाला ग्राम इस ग्राम से कैंसिल हो गया, ये पर केल्विन इस केल्विन से कैंसिल हो गया, तो जॉल बचेगा ना। तो जो क्यू का आंसर आएगा वो जॉल में आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1504 जॉल। ठीक है, मैंने आपको यूनिट बताया कि जॉल में आया करेगा क्यू का आंसर। फिर आपने इसे किलो जॉल में चेंज करना है 1000 पे डिवाइड करके, 04 डिवाइड बाय 1000। अब ये बना करेगा किलो जॉल में, ये बन जाएगा 1.5 नियर अबाउट किलो जॉल। यहाँ तक सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये कि समझते हैं क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यहाँ से टैली करते हैं, ऑप्शन में होता है लगा देते हैं। ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अगर क्वेश्चन ख़त्म होना था तो फिर ये सल्यूट आपको क्यों दिया गया है? अभी तक ये यूज़ ही नहीं हुआ। आपने यहाँ पे एम क्या पुट किया? मैस ऑफ वाटर। सी हीट कैपेसिटी वाटर, डेल्टा टी गिवन है, तो सल्यूट का क्या फ़ायदा? अब आपने सल्यूट को यूज़ करना है। जो आपको सल्यूट दिया जाए आपने एक ही काम करना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स बनाया करने हैं। तो सल्यूट हमारे पास है NaOH, आप इसके नंबर ऑफ मोल बनाएंगे। NaOH के नंबर ऑफ मोल का क्या फार्मूला? मैस ओवर मोलर मैस। मैस है जी 1.5, मोलर मैस इसका 40। इसका आंसर आ जाएगा 0.037। तो आपको जो कैलकुलेशन दी जाएगी नहायत ही आसान, जो कि बुक का क्वेश्चन है मैं इसलिए करवा रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है। जब आप नंबर ऑफ मोल निकाल चुके हैं NaOH के, अब आपने इन दोनों आंसर को जो निकाले हैं कंपेयर कर लेने हैं। भी हमने नंबर ऑफ मोल सल्यूट के निकाले और हमने हीट वाटर की निकाल ली। तो सल्यूट अगर 0.037 मोल हो तो हीट कितनी बनी थी? 1.5 किलो जॉल। आपने दोनों आंसर को कंपेयर करना है। अगर ये 1 मोल हो तो ये 0.037 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, 1.5 डिवाइड बाय 0.037। अब आपका फाइनल आंसर आएगा जो भी आ जाए 40 यहाँ तकरीबन आ जाएगा किलो जॉल पर मोल। ये पर मोल, एक मोल की बनाने के लिए आपने ये मोल सल्यूट के निकाले और फिर कंपैरिजन करके एक मोल का आंसर निकाला। इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ ताकि चीज़ क्लियर हो। 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट when dissolved in 200 ग्राम वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज फ्रॉम 25 to 30 डिग्री, फाइंड डेल्टा एच। तो अब आपने क्यू का फार्मूला लगा दिया MC डेल्टा टी, लेकिन M ये वाला पुट नहीं कर देना, ये सल्यूट है। M क्या पुट करना है? अभी मैस ऑफ वाटर 200 ग्राम, ये बन जाएगा 4200 जॉल।
आपने इसे 1000 पे डिवाइड किया, 4.2 किलो जॉल। इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दिया। अब सल्यूट की बारी। भाई आपका जो सल्यूट है, अब आप इसके नंबर ऑफ मोल बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल Na2CO3 के, मैथ इसका है 53, मोलर मैथ इसका होता है 106, आंसर आएगा 1/2.5 मोल। अब आप कंपैरिजन करेंगे। भाई आपने जो दोनों आंसर निकाले हैं इन्हें आपने कंपेयर कर देना है कि 0.5 मोल हो तो हीट कितनी, 4.2 किलो जॉल। अगर 1 मोल होता है ये केमिकल तो हीट कितनी, 4.2 डिवाइड बाय 0.5, और ये आपका आंसर आ जाएगा 8.4 किलो जॉल पर मोल। तो पर मोल निकालने के लिए सल्यूट के मोल निकाले, फिर 1 मोल निकालना पड़ा आपको। आई बात समझ। दो क्वेश्चन देखेगा मजीद। 50 CM3 ऑफ 1 मोल पर लीटर HCl रिएक्ट विद 50 CM3 ऑफ 1 मोल पर लीटर NaOH। तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, इतना HCl इतने NaOH के साथ मिल रहा है। इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 21.3, फाइनल इज दिस, फाइंड Q। तो आपने Q या डेल्टा H फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास कहीं भी यहाँ मैस ऑफ वाटर गिवन ही नहीं है। हम फार्मूले में मैस ऑफ वाटर पुट करते हैं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो ये हमारे पास फार्मूला है MC डेल्टा T। तो मैस ऑफ वाटर हमारे पास गिवन नहीं है। तो मैंने आपको ना एक शुरू की स्लाइड में एक अजम्पशन बताया था और मैंने कहा था इसे नोट कर लें, हमारे काम आएगा। मैस ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मैस ऑफ वाटर। ये अब अजम्पशन हमारे काम आएगा। आपने असल में जो सोल्यूशन है ना इन्हीं का मैस निकालना है। तो आपके पास सोल्यूशन कितना है, 50 CM3 है HCl और 50 CM3 है NaOH। आपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लेना है। वो आ गया 50 प्लस 50, 100 CM3 आ गया ना। आपने इसी को वाटर का वॉल्यूम समझना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर 100 CM3। वाटर का जो वॉल्यूम होता है वही वाटर का मैस होता है। मैस ऑफ वाटर आपने 100 CM3 की बजाय 100 ग्राम लगा देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन के न्यूमेरिकल में। क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऐड कर लेना है, वो जो जवाब आएगा वही वाटर का मैस होगा। CM3 की जगह ग्राम लगा दीजिएगा। अब आपके पास मैस ऑफ वाटर आ गया। आप निकालें Q की वैल्यू, Q इज इक्वल टू M 100 C 4.2 डेल्टा T। आपने 27.8 से 21.3 माइनस कर देना है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि ये बुक का न्यूमेरिकल है, मैं बुक का ही करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहे ये कॉन्सेप्ट। तो इसकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके जो पेपर में आएंगे वो नहायत ही आसान कैलकुलेशन वाले आते हैं। ये इसका डेल्टा T आ जाएगा 6.5 और Q का आंसर आ जाएगा 2717 जॉल। 1000 पे डिवाइड करके 2.7 किलो जॉल बना लीजिएगा। यहाँ तक ही क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता। अब हम दूसरा स्टेप क्या किया करते थे, हम सल्यूट के मोल बनाया करते थे, मोल्स। तो यहाँ तो सल्यूट हमारे पास दो हैं, हमारे पास HCl भी है, हमारे पास NaOH भी है, क्योंकि एक रिएक्शन हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन का। ये आपको हमेशा ना दोनों की सेम वैल्यू गिवन दी जाएगी। आपने किसी एक के मोल बना लेने। ये जो गिवन है ये मोल नहीं है, ये मोल पर लीटर मोलैरिटी होती है। तो आपको मोलैरिटी गिवन है। अब मोलैरिटी से मोल बनाने का मेथड समझें। मोलैरिटी का फार्मूला होता है, एक तो होता है मैस ओवर मोलर मैस, एक होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी के फार्मूले से नंबर ऑफ मोल बनाने का फार्मूला वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला बन गया मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है जब भी आपने मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल बनाने हो। तो अब हम नंबर ऑफ मोल बना लेते हैं मोलैरिटी से। नंबर ऑफ मोल हमारे पास आएंगे, मोलैरिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना है 50 CM3, लेकिन आपने DM3 में लेना है 0.05, 1000 पे डिवाइड कीजिएगा। तो नंबर ऑफ मोल आ गया 0.05 मोल।
किसी एक के निकाल लेना, दूसरे के भी सेम आएंगे। अब आपने करना है जी कंपैरिजन। हमने मोल भी निकाल लिए, हमने हीट भी निकाल ली, तो क्या करते हैं भाई, आप कंपेयर करते हैं। इतने मोल हों तो इतनी हीट, एक मोल होगा तो 2.7 डिवाइड बाय 0.05, ये आंसर आपका बनेगा 5434 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, तो ये नहायत ही मुश्किल न्यूमेरिकल है, इसमें दोबारा समझिएगा भाई। जो आपको वॉल्यूम दिए जाए ना, टोटल वॉल्यूम निकाल लेना है, वही आपका मैस ऑफ वाटर होगा। क्यू की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर आपने जब क्यू की वैल्यू निकाली इसे यहीं पे छोड़ देना है। आपने फिर क्या करना है, ये जो मोलैरिटी गिवन है, इस मोलैरिटी को वॉल्यूम जो गिवन है किसी एक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। किसी एक की मोलैरिटी किसी एक के वॉल्यूम लीटर वाले से मल्टीप्लाई करके मोल निकाल लेने हैं। इन मोल को उस हीट के साथ कंपेयर कर लेना है, जो आपने दोनों जो आप निकाले हैं दोनों को कंपेयर कर लेना है। दोबारा इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि मजीद बातें क्लियर हो जाएं। अब देखिए 100 CM3 ऑफ 1 मोलर HCl रिएक्ट विद 100 CM3 ऑफ 1 मोलर NaOH। सबसे पहले आपने टोटल वॉल्यूम निकाल लेना है। 100 + 100 200 इज इक्वल टू 200 CM3। इसे ही आपने मैस ऑफ वाटर समझना है 200 ग्राम, क्योंकि वॉल्यूम सोल्यूशन मैस ऑफ वाटर के बराबर होता है। अब आपने क्यू का फार्मूला लगा दिया, MC डेल्टा टी या MS डेल्टा टी भी लगा सकते हैं। C और S एक ही चीज़ होती है। M की जगह 200, C की जगह 4.2 और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी गिवन है 10। ठीक हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 8400 जॉल। 1000 पे डिवाइड कीजिएगा 8.4 किलो जॉल। इसे यहीं पे छोड़ा। अब आपने बनाने हैं जी नंबर ऑफ मोल। मैंने आपको सिखाया मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब फार्मूला आपने माइंड में रखना है, मोलैरिटी से कैसे मोल बनाते हैं। मोलैरिटी कितनी है 1 मोलर, दोनों की किसी एक ही पुट करनी है। ये नहीं कि दोनों को ऐड करके पुट करते हैं 1 + 1 2, ऐसे नहीं, किसी एक केमिकल के मोल निकालने हैं। मोलैरिटी 1 है। अच्छा वॉल्यूम कितना है किसी एक का 100 है ना, तो इसे 1000 पे डिवाइड कीजिएगा 0.1, तो ये नंबर ऑफ मोल 0.1 मोल आ गए। ठीक है, यही नंबर ऑफ मोल HCl के आएंगे, यही नंबर ऑफ मोल NaOH के आएंगे। तो आपने किसी एक केमिकल के निकालने हैं। अब आपने उसी को कंपेयर कर लेना है। नंबर ऑफ मोल अगर 0.1 हो तो भी हीट कितनी आई थी 8.4 किलो जॉल। नंबर ऑफ मोल अगर 1 होंगे तो हीट कितनी आएगी 8.4 डिवाइड बाय 0.1। अब क्या आपका आंसर आएगा 84 किलो जॉल पर मोल। तो मैंने अपनी बेहतरीन कोशिश की है आपको ये मुश्किल से मुश्किल चीज़ समझाने की। स्टूडेंट कैलोरीमेट्रिक कैलकुलेशन में बाज़ दफ़ा क्वेश्चन इस अंदाज में भी आ जाते हैं जो मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, और मैं ये एक नया आपको ना अंदाज सिखाना चाह रहा हूँ। 0.1 मोल HCl रिएक्ट विद 0.1 मोल NaOH, व्हाट इज़ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपने डेल्टा H N की वैल्यू निकालनी है, तो Q = MC डेल्टा T। हम ये फार्मूला लगाया करते हैं, तो हमारे पास HCl भी है, हमारे पास NaOH भी है, लेकिन ये मैस होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे ना। हमारे पास वॉल्यूम होता था 50 CM3, हम उन्हें ऐड करके मैस बना लेते थे। लेकिन जब आपके पास ये मैस या वॉल्यूम ना हो, ना आपको मैस दिया जाए ना आपको वॉल्यूम दिया जाए, फिर आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वो -57 जो वैल्यू याद की हुई है वो समझनी है। हाइड्रोजन आयन एसिड के हाइड्रोक्साइड आयन बेस के साथ मिलके 1 मोल वाटर बनाते हैं न्यूट्रलाइजेशन के अमल में, और इसकी जो डेल्टा H N की वैल्यू है -57 के करीब है, किलो जॉल पर मोल। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, HCl, H आयन की जगह HCl, NaOH की जगह OH की जगह NaOH मिलके वाटर, और ये NaCl आयन की शक्ल में बनाते हैं। तो इसकी डेल्टा H की वैल्यू सेम है, जो मर्जी इक्वेशन लिख दें। अब देखें ये इक्वेशन आपको बताती क्या है। अगर आप HCl 1 मोल लेंगे तो NaOH भी 1 मोल लेंगे, बराबर है ना, इक्वेशन बता रही है। वाटर भी 1 मोल बनेगा, ये डेल्टा H है, किलो जॉल पर मोल। लेकिन हमारे पास HCl कितना गिवन है 0.1, NaOH कितना गिवन है 0.1, ये बराबर दिए जाएंगे मोल। तो अगर आपके पास HCl 0.1 है तो NaOH भी उतना, और वाटर कितना बनेगा 0.1 मोल।
तो मैंने फॉर्मेशन ऑफ वाटर के मोल निकाल दिए। अब आप ज़रा कंपैरिजन में लेके आइए वाटर और डेल्टा एच को। वाटर अगर 1 मोल हो तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, -57। वाटर अगर 0.1 मोल होगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय -57। ये 5.7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस अंदाज में भी कैलकुलेशन आपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे आ जाए 0.1 मोल NaOH रिएक्ट विद 0.05 मोल H2SO4, फाइंड डेल्टा HN। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखें अब के मोल बराबर नहीं दिए गए, मैंने कहा था आपको मोल बराबर दिए जाएंगे। 0.1 NaOH दे दिया और 0.05 H2SO4 दे दिया, यहाँ पे बराबर दिए गए थे 0.1 HCl और 0.1 NaOH। तो भाई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम इन्हें बराबर कर लेंगे। कैसे, आप बनाए जी इक्वेशन। NaOH जब आयोनाइज होता है तो क्या करता है भाई, सोडियम आयन बनाता है और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। NaOH अगर 1 मोल हो तो OH कितने बनते हैं, 1 बनते हैं। NaOH कितना है, 0.1, तो OH कितने बनेंगे, 0.1। ये OH की वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेशन बनाइए H2SO4 की। H2SO4 जब आयोनाइज होता है H आयन कितने बनाता है, 2, और SO4 कितना बनाता है, 1। कंपैरिजन करके देखें, अगर H2SO4 1 होगा, H कितने बनाएगा, 2। H2SO4 कितना दिया है, 0.05। H कितने बनाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 0.1 आ गया ना। तो देखें H आइन और OH आइन बराबर आ गए, OH भी इतने, H आइन भी इतने। अब ज़रा आ जाए इक्वेशन पे। एसिड के H आइन बेस के OH आइन से मिल के बनाते हैं जी वाटर। एसिड का अगर एक H हो, बेस का भी एक OH होता है, मिलके वाटर एक बनाते हैं। हमारे पास एसिड के H आइन कितने हैं, 0.1, बेस कितना है, 0.1। ये अगर 0.1 होगा, ये अगर 0.1 होगा, तो ये कितना बनेगा, वाटर 0.1 ही बनेगा। तो वाटर की आपने मोल निकाल लिए। एक वाटर हो, एक वाटर बने, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, -57। 0.1 वाटर बनेंगे तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, -57 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ये -5.7 आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो इस अंदाज में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कब, जब आपको वॉल्यूम या मैस ना दिया जाए। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें, मैस से वॉल्यूम दे दिया जाता तो आसानी से फार्मूला लगाते हैं। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स अब कैलोरीमीटर के स्टूडेंट अब बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 24 ग्राम ग्रेफाइट इज़ बर्न इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये जी ग्रेफाइट है जिसे जलाया गया। टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम वाटर इंक्रीज फ्रॉम 20 to 35 डिग्री, फाइंड डेल्टा एच। 50 ग्राम वाटर है, ये इसका टेम्परेचर बढ़ा, आपने डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप निकालेंगे Q, MC डेल्टा T, और किसका मैस पुट करना है, हाँ जी बताएं। तो मैस यहाँ पे वाटर का पुट करना है, ये नहीं कि ग्रेफाइट गिवन है इसका मैस पुट कर दें। मैस यहाँ हमेशा वाटर का 50, C हमेशा वाटर की 4.2, डेल्टा T आप इसे माइनस कीजिएगा, 35 - 20 15, ये आपने यहाँ पे डेल्टा T पुट कर दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 3155 जॉल। आपने 1000 पे डिवाइड किया, 3.15 किलो जॉल। ठीक है, इसे यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसका दूसरा स्टेप क्या भाई, सल्यूट के मोल बनाने हैं। तो नंबर ऑफ मोल ग्रेफाइट के क्या फार्मूला, मैस ओवर मोलर मैस, 24 डिवाइड बाय 12 कार्बन होता है ग्रेफाइट, ये आ गया जी 2 मोल। तो जब आपके पास मोल भी आ गए, आपके पास हीट भी आ गई, अगला स्टेप दोनों को कंपेयर कर लेना है। तो अगर ग्रेफाइट 2 मोल हो तो इतनी हीट बनेगी 3.15। अगर ये 1 मोल होता, कितनी हीट बनती, 3.15 डिवाइड बाय 2, नियर अबाउट 1.57 किलो जॉल पर मोल। तो है ना आसान न्यूमेरिकल, इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अब ये आसान है। कैलोरीमीटर के, बॉम्ब कैलोरीमीटर के आसान न्यूमेरिकल होते हैं। सबसे मुश्किल होते हैं न्यूट्रलाइजेशन के, जो हम पढ़ चुके हैं। उससे मुश्किल कोई न्यूमेरिकल नहीं हो सकता पूरी फर्स्ट ईयर की बुक में। देखें 10.16 ग्राम ग्रेफाइट इज़ बर्न इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ग्रेफाइट है जी इतनी, और इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर में जलाया गया। चेंज इन टेम्परेचर ये है डेल्टा T। द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज़ दिस।
ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है। तो चूँकि बुक का है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। लेकिन भाई यहाँ पे तो मैस ऑफ वाटर गिवन ही नहीं है, ग्रेफाइट का मैस गिवन है। स्टूडेंट क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, भाई मैस ये है यहाँ पुट कर देते हैं। भाई मैंने आपको बार बार सिखाया है इस फार्मूले में एम की जगह सिर्फ मैस ऑफ वाटर पुट करना है, ठीक है। तो अब क्या करें, भाई मैस ऑफ वाटर गिवन ही नहीं है। एक ऐसा फार्मूला जो मैंने आपको शुरू में बताया था लेकिन अब तक यूज़ नहीं किया। ये फार्मूला बाज़ दफ़ा बॉम कैलोरीमीटर में यूज़ करना पड़ जाता है जब आपको यहाँ पे हीट कैपेसिटी खुद गिवन दे दी जाए और वो हीट कैपेसिटी वाटर की ना हो, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी है 4.2, यहाँ पे हीट कैपेसिटी कितनी है 86 किलो जॉल। तो ये हीट कैपेसिटी वाटर की तो नहीं है, फिर ये किसकी है? देखें, द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज़ 86। ये कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी है। असल में कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी वाटर के मैस और वाटर की हीट कैपेसिटी को मेजर करके निकाली जाती है। उन्होंने आपको वाटर का मैस नहीं दिया, उन्होंने खुद ही वाटर के मैस को, फ़र्ज़ करें वो एक्स्ट्रा, वाटर की हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करके ये आंसर बता दिया है। तो ये तो ज़्यादा आसान हो गया है। तो आपने ये फार्मूला लगाना है Q इज़ इक्वल टू सी डेल्टा टी। असल में ये M और C का मल्टीपल ही ये C है। M था मैस ऑफ वाटर, C थी कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर का मैस और उसकी कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करके ये C आ जाता है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। तो आपने क्या करना है भाई, जो C गिवन है उसकी वैल्यू पुट करनी है 86.02 और डेल्टा टी जो गिवन है ये 3.87। भैया आपने डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। बस आपने एम सी की बजाय अकेला सी लिखना है और सी पुट कर देना है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्यू का। ये आंसर आपका आ जाएगा 332। आपके ये जॉल में नहीं आएगा, किलो जॉल में आएगा, क्योंकि आपको हीट कैपेसिटी आपके किलो जॉल में दी गई है। पहले आप जॉल में पुट करते थे वाटर की हीट कैपेसिटी, तो ये आ जाएगा किलो जॉल। इसे यहाँ पे छोड़ा। भाई ये जो ग्रेफाइट है इसका फिर क्या अमल दखल है? इसके नंबर ऑफ मोल बनाने हैं, तो आपने नंबर ऑफ मोल बनाए ग्रेफाइट के, मैस ओवर मोलर मैस 12, ये मोल आ जाएंगे 0.84। जब आपके पास सल्यूट के मोल आ जाएं तो क्या करते हैं भाई, कंपेयर करते हैं। 0.84 मोल ग्रेफाइट, हीट कितनी बन रही है 332 किलो जॉल। एक मोल होता तो हीट कितनी बनती 332 डिवाइड बाय 0.84। इसका आंसर आ जाएगा 395 किलो जॉल पर मोल।